अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। एंड आई थिंक आउट ऑफ ऑल द डिजीज़ वी हैव रेड इन दिस यूनिट, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनेस्ट डिजीज़। सबसे पहले सिनेरियो डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग दिस डिजीज़। 64 ईयर ओल्ड मैन, सबसे पहली बात 64 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। मैन इसमें दिया गया है, लेकिन ये इतनी कॉमन नहीं है इन मैन देन वुमेन, लेकिन स्टिल ऑब्वियसली क्योंकि प्रेजेंट है मर्दों में भी, और मर्दों में जब होती है तो उसका ज़्यादातर ताल्लुक, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादातर ताल्लुक जो है वियर एंड टीयर का है, एज का ज़्यादा रोल है, बट और भी रिस्क फैक्टर्स हैं, बट एज भी है, और भी रिस्क फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर वो रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएं तो जेंडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता, वो मैं आगे आपको समझाता हूँ। 64 ईयर ओल्ड मैन कम्स टू यू फॉर एवेल्युएशन ऑफ नी पेन। फर्स्ट ऑफ ऑल 64 ईयर्स ओल्ड, दैट मीन्स ये डिजीज क्रॉनिक है। पढ़िए, नी पेन फॉर मैनी ईयर्स, दैट मीन्स कि ये डिजीज प्रेजेंट क्रॉनिक हिस्ट्री के साथ होती है, ठीक है। मल्टीपल ईयर्स की हिस्ट्री के साथ ये डिजीज प्रेजेंट होती है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। बट हैज रिसेंटली वर्सेंड, दैट्स व्हाई he came. He denies constitutional symptoms, means systemic symptoms इसमें नहीं है। What it shows, ये disease inflammatory नहीं है, that's why constitutional symptoms नहीं है। हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, SLE में तो बहुत कॉमन है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, सिस्टमैटिक जो सिस्टम्स होते हैं, जो सिस्टम्स हैं वो ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं और सिस्टमैटिक सिम्टम्स ज़रूर आते हैं। अच्छा, ही हैज़ माइल्ड पेन इन्वॉल्विंग द लेफ्ट, सेकंड एंड थर्ड DIP जॉइंट्स, ठीक है। सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पहली बात। ओल्ड एज है, दूसरी बात। मैनी ईयर्स की हिस्ट्री है, तीसरी बात। चौथी बात, इट इन्वॉल्व्स द DIP जॉइंट्स। आउट ऑफ मैनी डिजीजेस इन दिस वर्ल्ड जिसमें DIPs इन्वॉल्व होती हैं, ये उनमें बहुत कॉमन डिजीज है। ये उनमें सेकंड थर्ड नंबर पे आती है जिनमें DIPs इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नॉट एक्सट्रीमली, ये नहीं है कि आप सिर्फ DIP इन्वॉल्वमेंट है तो इस पर डायग्नोसिस बना लेंगे। दैट्स व्हाई मैंने आपसे ये बात डिस्कस की है कि और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं, लेकिन ये भी उनमें कॉमन डिजीज है जो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स इन्वॉल्व करती है। ही रिपोर्ट्स नो मॉर्निंग स्टिफनेस, एक और निशानी में मिल गई कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज नहीं है। ऑन एग्जामिनेशन यू हियर राइट नी क्रेपिटेशन, व्हाई? बिकॉज इस डिजीज में जो टिश्यू डैमेज होता है, जो प्राइमरी टिश्यू जिस पर ये डिजीज अटैक करती है और जो खत्म होता है, वो कार्टिलेज है। ऑस्टियो से याद रखिएगा, कार्टिलेज, ठीक है। बट नो एरिथेमा और वार्मथ, अगेन देयर इज नो इन्फ्लेमेशन, बिकॉज इन्फ्लेमेशन ऑलवेज इन्वॉल्व एरिथेमा एंड वार्मथ, ठीक है। इट डजंट इन्वॉल्व एरिथेमा और वार्मथ, दैट मीन्स ये डिजीज इन्फ्लेमेटरी नहीं है। अगेन लेबोरेटरी टेस्टिंग, ESR नहीं है, इन्फ्लेमेशन नहीं है। CBC नॉर्मल है, दैट मीन्स एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज नहीं है, विच वाज एक्चुअली वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंड मैंने आपको उस डिजीज में पढ़ाया भी था। मोस्ट कॉमन जॉइंट डिजीज बात कर चुके। मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व्स नी, दिस डिजीज इन्वॉल्व्स नी मोस्ट कॉमनली। अच्छा, नी के बाद कौन सा जॉइंट मोस्ट कॉमनली है? लेट मी टेल यू, बेस ऑफ थंब। बेस ऑफ थंब के बाद कौन सा जॉइंट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है? दो जॉइंट्स, हिप जॉइंट एंड DIPs। पहली बात क्या की है हमने, ये आपको कैटेगरी याद होनी चाहिए। इससे क्या पता चला? इससे क्या पता चला कि ये एसिमेट्रिक ओलिगोआर्टिकुलर है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में हम भी पढ़ चुके हैं कि मोनो भी हो सकता है, सिर्फ नी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, बट ओलिगोआर्टिकुलर एसिमेट्रिक भी हो सकता है, ठीक है। तो नी की बात हमने की। नी के बाद कॉमनेस्ट बेस ऑफ थंब, उसके बाद दो जॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं, DIPs भी हो सकते हैं और आपके हिप जॉइंट भी हो सकता है। मोस्ट डेबिलिटेटिंग जो सिम्टम होगा या जो डैमेज होगा वो नी एंड हिप जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, एंड आउट ऑफ नी एंड हिप मोस्टली नी हिप, ठीक है। क्योंकि नी जॉइंट फिर भी रिप्लेस करना इतना मुश्किल नहीं है, उसकी आर्थ्रोप्लास्टी फिर भी आसान है और कोई बहुत ज़्यादा मॉर्बिडिटी नहीं कॉज करती पोस्ट ऑपरेटिवली। बट हिप जॉइंट को रिप्लेस करना
पोस्ट ऑपरेटिवली उसको इन्फेक्शन से बचाना, उसके इंसियन को इटसेल्फ इन्फेक्शन से बचाना, पेशेंट को इतनी देर इमूवेबल रखने के बाद, बेड रिडन होने के बाद, उस बेड रिडन होने के जो साइड इफेक्ट से बचा के रखना, इट इज फार मोर डिफिकल्ट देन द आर्थोप्लास्टी ऑफ नी जॉइंट। सेकेंडरी रीमॉडलिंग हाइपर टारगेट टिश्यू क्या था? आर्टिकुलर कार्टिलेज, हम पहले बात कर चुके। आर्टिकुलर कार्टिलेज जब डैमेज होगा तो एक स्पेस जॉइंट होगी, आपकी बोन आउट ऑफ डेस्परेशन उस कार्टिलेजिनस डैमेज की वजह से बनी हुई स्पेस में अपने आप को रेपरेटिव अटेम्प्ट्स करेगी, अपने आप को हील करने की। वही जो रेपरेटिव अटेम्प्ट्स होंगी, अपने आप को रिपेयर करने की जो अटेम्प्ट्स होंगी, उसी को यहां पे सेकेंडरी रीमॉडलिंग का नाम दिया गया या हाइपरट्रॉफी का नाम दिया गया, जो हाइपरट्रॉफी ऑस्टियोफाइट्स को पैदा करेगी, ऑस्टियोफाइट्स को प्रोड्यूस करेगी। वो एबनॉर्मल बोन जो कार्टिलेज के डैमेज होने की वजह से क्रिएटेड स्पेस में अपने आप को क्रिएट कर रही है, दैट विल कॉज अनइवन स्पेस and the hypertrophy, which will end up with osteophytes. Not inflammatory, we have discussed that. Knee osteoarthritis, leading cause of chronic disability, but also hip joint, knee commonest है, that's why हमने उसको यहाँ पे leading cause बताया है, but अगर hip joint involve हो जाए तो that hip joint is more debilitating. Major risk factors, age. हम हमेशा ऑस्टियोआर्थराइटिस को एज के साथ कोरिलेट करते हैं, बट नॉट जस्ट एज। फीमेल सेक्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। मेजर जॉइंट ट्रॉमा, कोई फुटबॉलर है, ठीक है, बार बार उनके जॉइंट पे डिजीज, बार बार जॉइंट पे चोट आ रही है, हीलिंग हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, हीलिंग, तो ये बार बार वहाँ पे हिट हो रहा है और छोटी छोटी इंजरीज हो रही हैं, उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रीडिस्पोज हो सकता है। रिपीटेटिव स्ट्रेस, अगेन कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स है जिसमें बहुत ज़्यादा भागना पड़ रहा है और अब आपकी जो हिप जॉइंट है या जितने भी वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं, एंकल, हिप, नी, ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पे रिपीटेटिव स्ट्रेस की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रीडिस्पोज होता है। एंड ओबेसिटी, वाई? बिकॉज ओबेसिटी जितनी होगी उतना वजन इन जॉइंट्स पे पड़ेगा, जितना वजन इन जॉइंट्स पे पड़ेगा उतने ज़्यादा ये ओवर यूज होंगे, जितने ज़्यादा ये ओवर यूज होंगे उतनी इंजरी कॉज होगी, उतना इन पे स्ट्रेस आएगा, और जितना इन पे स्ट्रेस आएगा उसी तरह ही ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा प्रीडिस्पोज हो जाएगा। वेट बेरिंग जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं हिप एंड नी, हमने बात की। स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स हमने बात की, पीआईपी, डीआईपीस, मोस्ट कॉमनली डीआईपीस। स्लो, प्रोग्रेसिव एंड इररिवर्सिबल। स्लो है, प्रोग्रेसिव है, कभी भी रिवर्ट नहीं किया जा सकता, इसको सिम्टम्स रिलीव किए जा सकते हैं या पूरा जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लें। सिम्टम्स कॉज नहीं खत्म कर सकते, कार्टिलेज रिप्लेस नहीं होता, पूरा जॉइंट रिप्लेस हो सकता है, ठीक है। ऑस्टियोफाइट्स नहीं काटे जा सकते, ऑस्टियोफाइट्स काटेंगे कुछ अरसे बाद दोबारा बन जाएंगे। जॉइंट पेन इंक्रीजेस विद एक्सरसाइज एंड इज रिलीव्ड बाय रेस्ट। आपको इससे पता चल रहा है कि ये डिजीज इन्फ्लेमेटरी नहीं है। हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पढ़ा था कि इतनी उसमें साइनोवियम में इन्फ्लेमेशन हो जाती है कि सुबह जॉइंट्स अकड़े हुए होते हैं, उनको हिलाना पड़ता है, उनसे एक्सरसाइज करना पड़ता है, तब जाके वो रिलीव होते हैं। यहाँ उल्टा है, आप एक्सरसाइज करेंगे तो जॉइंट पे स्ट्रेस आएगा, जॉइंट पे स्ट्रेस आएगा तो जो एक्स्ट्रा ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हैं वो आपस में रगड़ा खाएंगे, वो रगड़ा खाएंगे तो पेन होगा मस्कुलर, और जो मसल्स आसपास, कार्टिलेजेस आसपास, जो जितने भी जॉइंट के साथ आसपास जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे के सारे इन्फ्लेम होंगे, उनमें इंजरी होगी, जैसे कि टेंडन्स होंगे, टेंडनाइटिस होगा, मस्कुलाइटिस होगा, पेन होगी, अगर स्किन इन्वॉल्वमेंट हो गई उसकी वजह से फिर आपको एरिथेमा ऑफ द स्किन हो सकता है और उसकी वजह से शदीद इन्फ्लेमेशन और पेन हो सकती है। जॉइंट में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, ये जिन स्ट्रक्चर्स को डैमेज करेगा ऑस्टियोफाइट्स उनमें पेन एंड इन्फ्लेमेशन होगी और एरिथेमा एंड वार्मथ आपको मिल सकता है उस जॉइंट में पर्टिकुलरली, ठीक है। क्रेपिटेशंस क्यों हो रही है? बिकॉज ये ऑस्टियोफाइट्स अब कार्टिलेज बीच में कुशनिंग के लिए नहीं है, तो वो जो एक्स्ट्रा बोन बनी हुई है रिमॉडलिंग की वजह से ऑस्टियोफाइट्स की, वो आपस में जॉइंट के साथ रगड़ा खाएगी और क्रेपिटेशनल साउंड प्रोड्यूस होगा। नो सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस विद ऑस्टियोआर्थराइटिस बिकॉज इट इज नॉट इन्फ्लेमेटरी। ईएस आर नॉर्मल बिकॉज इट इज नॉट इन्फ्लेमेटरी। नो एनीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज इसमें नहीं होता। ऑस्टियोफाइट्स इस तरह दिखते हैं, आई डिडंट नो कि ये पिक्चर यहाँ पे है, देखें, बुशार्ड नोड्स एंड हेबर्डीन नोड्स, ये क्या नोड्स हैं? डीआईपीज में हेबर्डीन नोड्स हैं और जॉइंट के लेटरली
ऑस्टियोफाइट्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं किस तरह की फिंगर आपको नजर आ रही है। और अगर यही ऑस्टियोफाइट्स आपको पीआईपीज में मिलेंगे, उसको हम बुशार्ड नोड्स कहेंगे, बी बिफोर एच। इस तरह इसको याद रखिएगा, बी बिफोर एच, पीछे जो होगा पीआईपी पे बी बुशार्ड नोड्स, उसके बाद एच आएगा, हेबर्डीन नोड्स। ये रेपिटेटिव एक अटेम्प्ट्स हैं रीमॉडलिंग की, बोन की उस जॉइंट स्पेस को खत्म करने के लिए। एक्सरे फाइंडिंग्स में क्या होएगा, जरूरी नहीं है कि राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बोन है वो इक्वली अपने आप को रीमॉडलिंग कर सकें। हो सकता है कि राइट ज्यादा अटेम्प्ट कर रही हो, लेफ्ट कम अटेम्प्ट कर रही हो, तो उनमें अनइक्वल जॉइंट स्पेस आया होगा। मैं आगे आपको पिक्चर में दिखाता हूं, एक मेरे ख्याल से हाँ इसी स्लाइड में वो पिक्चर है, उसमें आपको जॉइंट स्पेस पता चलेगी कि जॉइंट स्पेस किस तरफ ज्यादा है और किस तरफ कम है। और क्योंकि हमें कोई एक सिमेट्रिकल आइडिया नहीं है, कोई एक हमारे पास कोई अच्छा रूल नहीं है कि जिससे हम ये कह सकेंगे जी इस तरफ इतने सेंटीमीटर बढ़ेगी और इस तरफ इतने मिलीमीटर, वो कोई भी किसी भी तरह जॉइंट स्पेस बढ़ सकती है, बोन किसी भी तरह अपने आप को डिवाइड करके ऑस्टियोफाइट क्रिएट कर सकती है। ऑस्टियोफाइट्स, बुशार्ड नोड्स, हेबर्डीन नोड्स के बारे में हमने बात की है। एक्सरे फाइंडिंग्स में हमें ये मिल सकते हैं। सबकॉन्डल सिस्ट भी इटसेल्फ ऑस्टियोफाइट बनने की ही एक किस्म है, ये भी रिमॉडलिंग की ही एक टाइप है। इसमें जो सुपरफिशियल लेयर ऑफ द बोन होती है उस पर हमें छोटी छोटी सिस्ट नजर आती हैं, जो बड़ी जो एक्सरे पे बड़ी क्लियरली नजर आ जाती हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई लियन है, कोई पंच्ड आउट लियन है और वहां से बोन किसी ने शायद खाई हुई है। इस तरह की काला काला सा आपको नजर आता है सबकॉन्डल सिस्ट, ठीक है। और ये भी एग्जैक्टली ऑस्टियोफाइट ही बनने का एक स्टेप है। ये देखिए, आपको राइट एंड लेफ्ट में इक्वल स्पेस नजर आ रही है? नहीं। आप देखिए कि लेफ्ट पे स्पेस ज्यादा है, राइट में स्पेस बिल्कुल कम हो गई है। तो दैट मीन्स कि राइट साइड पे आपकी जो बोन है उसने ज्यादा अपने आप को अटेम्प्ट किया रिमॉडलिंग का, लेकिन लेफ्ट साइड पे नहीं किया। दैट्स व्हाई अनइक्वल जॉइंट स्पेस होगा। आप लेफ्ट साइड पे नीचे जो बोन है, जो नीचे की तरफ जो बोन है, टिबिया की बिल्कुल लेटरल पार्ट देखें, वहां पे आपको छोटा सा ऑस्टियोफाइट नजर आ रहा है। और आप बिल्कुल मिडिल में टिबिया को देखिए, मिडिल में फ्रंट पे ये जो आपको काला काला सा एक निशान नजर आ रहा है, ये जो ट्रांसल्यूसेंट सा एक है, रेडियोल्यूसेंट जो निशान है ब्लैकिश, ये ब्लैकिश जो निशान है ये सबकॉन्डल सिस्ट की वजह से है, ठीक है। और इस एक्सरे से पता चल रहा है कि इस पेशेंट को बड़ी पुरानी डिजीज है। ट्रीटमेंट, कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, लाइक ऑल अदर डिजीजेज इन दिस यूनिट। बाकियों में हमने स्टीरॉइड्स की बात की, एनसेड्स की बात की। यहाँ पे सबसे पहले तो आप स्ट्रेस कम करें, उस जॉइंट पे वेट लूज करें, उस जॉइंट को ज़्यादा वेट बेयर ना करने दें, वरना उसके ऊपर इंजरी होगी बार बार और फिर रिपीटेटिव स्ट्रेस आएगा। मसल स्ट्रेंथनिंग करें ताकि वो जो जॉइंट है उसके ऊपर कम से कम वजन आए और उसके आसपास की जो मसल हैं वो इतने स्ट्रेंथ हों, इतने स्ट्रेंथन हो जाएं कि जॉइंट पे वेट कम से कम आए। फार्माकोलॉजिकली हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जब आपके पास ये पेशेंट आता है ना, तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है वो आप यही करते हैं कि किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं, अपनी डाइट क्रिएट करें, आप एक बेहतर स्केड्यूल लें, बेहतर न्यूट्रिशन लें और अपना वेट लूज करें। उसके बाद जो फार्माकोलॉजिकल बात होती है, तब सबसे पहली मोस्ट एक्यूरेट चॉइस ऑफ द ड्रग इज एसिटोमिनाफिन। एसिटोमिनाफिन इज पैनाडोल, ठीक है। पैनाडोल सबसे पहले दी जाती है बिकॉज इट इज नॉट इन्फ्लेमेटरी। दैट्स व्हाई हमें एनसेड्स देने की जरूरत नहीं है इनिशियली, ठीक है। और क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी नहीं है, हमें एनसेड्स क्यों दें? हम क्यों उसके स्टोमक को, उसको गैस्ट्रोटॉक्सिक भी है, हेपेटोटॉक्सिक भी है, रीनोटॉक्सिक भी है, हम क्यों उसको एनसेड्स में झोंकें? हमें जरूरत नहीं है। तो फिर हमें सबसे पहले उसे हाई डोजेज ऑफ एसिटोमिनाफिन देना होता है। 2 to 3 ग्राम्स एसिटोमिनाफिन पर डे हमें उसे देना होता है। अगर उससे भी मसला हल नहीं होता तो नॉट इन्फ्लेमेटरी बट एनाल्जेसिक डोज ऑफ एनसेड्स हमें देना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन्फ्लेमेटरी डोज ऑफ एनसेड्स दें, जैसे हम एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज ऑफ एनसेड्स देते हैं इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हम उसमें 800 mg TDS दे देते हैं। यहां पे हम उसे TDS में 2 या 300 mg देंगे, मतलब इन टोटल हम उस पेशेंट को 600 से 800 मिलीग्राम पर डे देंगे। दिस इज एन एनाल्जेसिक डोज ऑफ एनसेड्स। वी वांट एनाल्जेसिया, नॉट एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट।
दैट्स वाई हम लो डोज एनसेड्स देंगे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे, मैं आपसे जो वाइवा क्वेश्चन करूंगा तो आपसे यही पूछूंगा कि एनसेड्स की कौन सी डोज हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में दे सकते हैं। हम लो डोज एनसेड यूज करते हैं, हाई डोज एसिटोमिनोफेन यूज करते हैं। वी डू नॉट यूज स्टीरॉइड्स इन ऑस्टियोआर्थराइटिस बिकॉज स्टीरॉइड्स आर एंटी इंफ्लेमेटरी एंड दिस डिजीज इज नॉट इंफ्लेमेटरी। अच्छा, कैप्साइसिन क्रीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैप्साइसिन क्रीम ने एक रेवोल्यूशन क्रिएट की है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। कैप्साइसिन क्रीम का काम ये है, मैं आपको इसकी फार्माकोलॉजी बता देता हूँ, कि इनिशियली ये आपको पिन्स एंड नीडल्स की फीलिंग देती है, उसके बाद ये वहाँ पे अगर यूं कह ले एक न्यूरोपैथी कॉज कर देती है, बिकॉज ये वहाँ पे जो नर्व इन्वॉल्वमेंट है, जो पेन सिग्नल्स लेके जा रही हैं जो नर्व्स, उनको नंब कर देती है। उनके नंब होने की वजह से इनिशियली तो आपको पिन्स एंड नीडल्स आती हैं, उसके बाद बिल्कुल ही पेन खत्म हो जाती है। बहुत कॉमन सिम्टम है ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल द पेन एट फर्स्ट। ठीक है, कैप्साइसिन क्रीम ने एक रेवोल्यूशन लाए है पेन सिम्टम को रिलीव करने में। इट इज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव बट बहुत बहुत असर रखती है ये क्रीम। हाइलोनिक इंजेक्शन, ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्राइटिन, इसके आगे ना कॉन्ड्राइटिन, इसके आगे इसलिए इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि क्योंकि इनके इफेक्ट्स अभी तक डिफाइंड नहीं है। वो कहते हैं इफ एसिटोमिनोफेन इज अवेलेबल, इफ एनसेड्स आर अवेलेबल, इट्स कैप्साइसिन क्रीम इज अवेलेबल, हमें हाइलोनिक इंजेक्शन, हमें ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्राइटिन, एक्चुअली ये तीन इंजेक्शन का तरीका क्या है, इन तीन इंजेक्शन करते क्या है, ये कोशिश करते हैं कार्टिलेज को वापस डेवलप करने की। वो कार्टिलेज कभी भी वापस डेवलप नहीं होता, बहुत कम इफेक्ट आता है। किस कॉस्ट पे इतनी महंगी महंगी ड्रग्स लें, तीन तीन टाइम इंजेक्शन लगाएं और सालों लग जाए उस कार्टिलेज को डेवलप होने में, इससे बेहतर है आप आर्थ्रोप्लास्टी करवा लें। कोई पेशेंट को अगर एसिटोमिनोफेन असर नहीं कर रही, एनसेड असर नहीं कर रही, कैप्साइसिन क्रीम असर नहीं कर रही, मतलब अगर असर कर भी रही है तो इनफ आउटकम नहीं मिल रहा, गो फॉर आर्थ्रोप्लास्टी, नॉट फॉर हाइलोरॉनिक इंजेक्शन, ग्लूकोसामाइन और कॉन्ड्राइटिन। ठीक है, ये हाइलोरॉनिक एसिड के जो इंजेक्शंस हैं इनसे कोई बात नहीं बनती, ग्लूकोसामाइन से कोई बात नहीं बनती, कॉन्ड्राइटिन आपको कुछ नहीं देता। ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं है, सीधा आप जॉइंट रिप्लेस करवा लें। ठीक है, थैंक यू।